गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 22 और 23 फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दो दिन के करंट अफेयर्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच, और शाम तक बहुत ही कोशिश की गई कि किसी तरह से क्लास हो जाए, अपने टाइम पे ना सही लेकिन बाद में हो जाए, बट हो नहीं पाई। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस हमने कल मिस किए हैं उनको आज हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन केस अगर एक दिन की भी लीव मेरी होती है या इन केस किसी वजह से क्लास नहीं हो पाती है तो अगले दिन हम लोग रिवीजन वाले पार्ट को स्किप करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा देंगे, जिससे कि जो भी हमारा छूटा है वो कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर अपना सेशन हम धमाकेदार स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेलघाट टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहां पे लाई करता है, आपको ये बताना है। जो हमने रिवीजन वाली स्लाइड की थी उसमें हमने बहुत बार टाइगर रिजर्व्स की भी स्लाइड करी हुई है। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व पिछले साल यानी कि 2023 में भी न्यूज में आया था और मैंने क्वेश्चन आपको कई बार कराया है ऑलरेडी। पर्पस हर बार डिफरेंट हो सकता है कि किस वजह से न्यूज में आया, लेकिन उसकी लोकेशन हमेशा सेम रहेगी, जाहिर सी बात है। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व लाई करता है महाराष्ट्र में, ठीक है। इस बार क्यों न्यूज में आया है ये, क्योंकि एक टूर्नामेंट है जिसका नाम है कुला मामा वॉलीबॉल टूर्नामेंट फॉर द ईयर 2024। ये कंडक्ट कराया जा रहा है मेलघाट टाइगर रिजर्व के सिमादोह में, जिससे कि हम टाइगर और फॉरेस्ट कंजर्वेशन को प्रमोट कर सकें विथ लोकल यूथ एंगेजमेंट, ठीक है। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1967 में और बाद में इसको टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिल गया था 1974 में। खास बात क्या है मेलघाट टाइगर रिजर्व की कि ये महाराष्ट्र का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और ये कहां पे लाई करता है, महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो ये लाई करता है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। फाइन। ये जाना जाता है अपने ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के लिए और यहाँ पे बहुत सारी आपको रिवर्स भी मिल जाएंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में। और ये जो टूर्नामेंट यहाँ पे कंडक्ट कराया जा रहा है, इससे होगा क्या, ये जो प्रेस्टीन या प्रेस्टीज लैंडस्केप है हमारी और इसके जो इनहैबिटेंट्स हैं उनके प्रिजर्वेशन के बारे में हम थोड़ा सा काम करेंगे और उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो रीजन क्या है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन लोकेशन हाँ आपको जरूर याद रखना पड़ेगा कि मेलघाट टाइगर रिजर्व लाई करता है महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट है, रिसेंटली नासा एंड विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी हैव ज्वाइंड टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। दुनिया का सबसे पहला वुडन सैटेलाइट बनाया जा रहा है। नासा और कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी है जो मिलकर इसको लॉन्च करेंगे, तो नासा और जापान की स्पेस एजेंसी जक्सा मिलकर लॉन्च करेंगे दुनिया की सबसे पहली वुडन सैटेलाइट, जिसका नाम भी इन्होंने रख दिया है लिग्नोसैट, ठीक है। कब लॉन्च करेंगे, 2024 में। इस सैटेलाइट का पर्पस क्या है, जो स्पेस डेब्रिस बहुत ज्यादा बाद में क्रिएट होता है उसको रिड्यूस करना, और इसमें बायोडिग्रेडेबल मैग्नोलिया वुड का यूज किया गया है, जिसको कि हुनोकी भी कहते हैं जापानीज में। तो इस सैटेलाइट को डेवलप किया साइंटिस्ट ऑफ क्योतो यूनिवर्सिटी ने। इसके जो पहले टेस्ट थे यानी कि जो इनिशियल स्टेज के टेस्ट हैं वो परफॉर्म कर लिए गए हैं स्पेस सिमुलेटिंग लेबोरेटरीज में, और यहाँ पे वुड सैंपल्स के अंदर किसी तरह का कोई डैमेज नहीं पाया गया, ठीक है। ना ही डैमेज हुआ, ना डिकम्पोज हुई वुड, और ना ही किसी तरह का मास चेंज देखने को मिला हमें स्पेस के अंदर ले जाने पे। और इस इनिशिएटिव का बेसिक पर्पस है कि हम स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस को ज्यादा सस्टेनेबल बना सकें, और इससे होगा क्या, जो डेब्रिस बहुत ज्यादा क्रिएट होता है स्पेस के अंदर, स्पेस की चीजें बना बना के वो चीजें इकट्ठा नहीं होंगी और ये फिर बाद में डिग्रेड की जा सकती हैं, ठीक है। तो नासा और जापान की स्पेस एजेंसी मिलके इसको बना रहे हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे पहला वुडन सैटेलाइट जो है उसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम है लिग्नोसैट। यहाँ पे जापान से रिलेटेड एक और न्यूज आई थी पिछले दिनों। जापान में एक फेस्टिवल है जो आजकल बहुत जोर शोर से बनाया गया है, इसका नाम है सोमिन साई फेस्टिवल, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा जापानीज कल्चर में इनग्रेन्ड है, यानी कि जापानीज कल्चर में ज्यादातर इसको पाया जाता है। इसके थ्रू मिलेनियम लॉन्ग लेगेसी की फाइनल सेलिब्रेशन कंडक्ट की गई है। ये एंशियंट ट्रेडिशन है जो कि जापानीज हर 7th डे पे मनाते हैं ल्यूनार न्यू ईयर के, और इसमें ये फर्वेंट न्यूड रेसलिंग मैचेस कंडक्ट करते हैं अमंग हंड्रेड्स ऑफ मेन ओवर द वुडन तलिस्मान, ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल है ये शो करता है यानी कि दर्शाता है जापान के कल्चरल लैंडस्केप को। हमारे लिए इसमें काम की बात क्या है कि सोमिन साई फेस्टिवल जो आजकल चर्चे में है किस कंट्री में मनाई जाती है, तो आंसर है यहाँ पे जापान, ओके। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इनॉग्रेटेड। सबसे पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इंडिया के अंदर कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, आपको ये बताना है। इसको इनॉग्रेट किया गया है महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे, एट आजाद नगर पुलिस स्टेशन, ठीक है।
और इसको कंसीव किया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अभिनव गोयल और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऑफिसर राजेंद्र बिरारी ने। इस इनिशिएटिव का बेसिक पर्पस है कि हम सेफ और एक एंजॉयबल स्पेस क्रिएट कर सकें बच्चों के लिए। साथ ही ग्राउंड फ्लोर पे जो रूम्स हैं उसमें से एक रूम स्पेशली डेडिकेट कर दिया गया है चाइल्ड फ्रेंडली पिक्चर्स के लिए। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ के एसपी श्रीकांत तिवारी, उन्होंने इस एफर्ट को काफी ज्यादा प्रेस किया है, जिसमें इन्होंने इस बात पे स्ट्रेस डाला था कि बच्चों की हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जाहिर सी बात है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इससे काफी मजबूत हो जाएगा, जिसमें कि हम इंश्योर कर सकते हैं चिल्ड्रन की सेफ्टी को और उसके वेलबींग को। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि पहला इंडिया का चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन इनॉग्रेट हो चुका है महाराष्ट्र स्टेट में। यहाँ पे मैं आपको एक बिल के बारे में बताते चलूं, दिस इज नोन एज क्वाड बिल। ये क्या चीज है? तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोस्टर किया है क्वाड बिल को, जिससे कि जो इनके मेंबर नेशंस हैं उनके बीच में जो टाइज हैं वो मजबूत हो सकें। ठीक है, क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। फाइन। इस बिल में मैंडेट किया गया है कि एक इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप क्रिएट की जाए जहां पे रेगुलर डिस्कशंस होंगे अमंग द लॉ मेकर्स। साथ ही ये फॉस्टर करेगा पॉलिटिकल एक्सचेंजेस को। तो इसके लिए बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये वार्निंग दी गई है कि उन्हें एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी फॉर इनहैंस्ड गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन अगले 180 दिनों में। फाइन। तो हो सकता है आपसे बस ये पूछ लिया जाए कि कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट है जिसने हाल ही में एक क्वाड बिल पास किया है अपने मेंबर नेशंस के बीच कॉपरेशन को और इनहैंस करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर है यूएस। आपके ऑप्शंस में चारों कंट्रीज दी जा सकती हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, लेकिन आपको याद रखना है कि क्वाड बिल पास हुआ है यूएसए में। नेक्स्ट है, what is the primary role of the Chinook CH-47F helicopters recently seen in the news? इस हेलीकॉप्टर का पर्पस क्या है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ये जो चिनूक के हेलीकॉप्टर्स होते हैं ये किस वजह से न्यूज में आए थे? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का एक चिनूक हेलीकॉप्टर था जिसने एक बहुत ही प्रिकॉशनरी लैंडिंग करी थी पंजाब के अंदर बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल स्नैग। और चिनूक को मैन्युफैक्चर कौन सी कंपनी करती है? तो आंसर है बोइंग। ठीक है, ये एक टैंडम रोटर हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। ज्यादातर इसको ट्रूप और सप्लाई ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं हम। इंडिया के पास फिलहाल 15 चिनूक्स मौजूद हैं जिसमें कि एडवांस्ड कार्गो हैंडलिंग फीचर की जाती है। साथ ही इसमें एक फुल्ली इंटीग्रेटेड डिजिटल कॉकपिट होता है, एक ट्रिपल हुक सिस्टम होता है और मैक्सिमम स्पीड इसकी 160 नॉट्स होती है। ठीक है, और ये कैरी कर सकता है एक टाइम पे 55 ट्रूप्स को या फिर 10 टन ऑफ कार्गो को। तो ये शोकेस करती है इसकी वर्सैटिलिटी को हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस पे। तो यहाँ पे बेसिक पर्पस क्या हो गया चिनूक हेलीकॉप्टर्स का? डी ऑप्शन, हैवी ट्रूप एंड सप्लाई ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है, नागी बर्ड फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज is associated with which Indian state? नागी बर्ड फेस्टिवल किस चीज से रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो नागी बर्ड फेस्टिवल मनाया जाता है बिहार स्टेट में बेसिकली, और बिहार की गवर्नमेंट की जो फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है इन्होंने होस्ट किया इस 3 दिन के फेस्टिवल को। कहाँ पे? जमुई में। फाइन। और इस फेस्टिवल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोगों को एजुकेट कर सकें ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटाट्स और किस तरह से हम बर्ड कंजर्वेशन को प्रमोट कर सकते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। तो नागी बर्ड फेस्टिवल कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? आंसर इज बिहार। देखिए, इसके अलावा हमारे मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है सागर आकलन गाइडलाइंस को, जिससे कि हम इंडिया की पोर्ट की परफॉर्मेंस को चेकआउट करें या उसको इंप्रूव करें, जहां पे फोकस होगा हमारा मैपिंग, बेंचमार्किंग और स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना ग्लोबली। और इस इनिशिएटिव का बेसिक एम है कि हम मैरीटाइम सेक्टर को बूस्ट कर सकें और इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये इस मूव के थ्रू गवर्नमेंट का डेडिकेशन हमें पता चलता है कि किस तरह से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इंडिया के मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज और ऑप्टिमाइज करने के लिए फॉर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रिलीज करी है सागर आकलन गाइडलाइंस को फॉर इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज अनुवादिनी रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज? ये क्या चीज है आपको ये बताना है। तो ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन एप्लीकेशन है जिसको कि इन हाउस डिजाइन किया गया है, जो कि रैपिडली कन्वर्ट कर सकता है इंग्लिश कंटेंट को इनटू डिफरेंट लैंग्वेजेस वाया मशीन लर्निंग। ठीक है, तो इसको बाद में जाके सप्लीमेंट करते हैं एक्सपर्ट रिव्यूज, और लास्ट 2 इयर्स में इसने न्यूमरस टेक्स्ट बुक्स को ट्रांसलेट किया है इकुम के। ठीक है, इकुम क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इस इनिशिएटिव के थ्रू ये ऑफर करते हैं 12 रीजनल लैंग्वेज चॉइसेस को फॉर नेशनल एंट्रेंस एग्जाम। ये शोकेस करता है इसके सब्सटैंशियल प्रोग्रेस को इन द रीम ऑफ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन। फाइन, तो अनुवादनी क्या है, ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। ओके, नेक्स्ट है रिसेंटली विच कंट्री कंडक्टेड अ डायरेक्ट एसेंट एंटी सैटेलाइट टेस्ट बाय डिस्ट्रॉइंग एन ओल्ड सैटेलाइट। कौन सी कंट्री है जिसने DA-ASAT का टेस्ट कंडक्ट किया है अपने एक पुराने सैटेलाइट को क्रैश करके या डिस्ट्रॉय करके। यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, रशिया। रशिया ने टेस्ट कंडक्ट किया है और यूएस ने इस टेस्ट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है ड्यू टू द सिग्निफिकेंट डेब्रिस इट जेनरेटेड हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, एक थ्रेट की बात है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और रशिया ने पजेस किए हैं एसेट कैपेबिलिटीज को सिंस 1968। एंटी सैटेलाइट वेपन्स की खासियत क्या होती है, इनको डिजाइन किया गया है जिससे कि ऑपरेशनल सैटेलाइट्स को डिसेबल किया जा सके, और अब तक चाइना, इंडिया, रशिया और यूएस, इन 4 कंट्री के पास एसैट की कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। फाइन, तो यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज रशिया। यहाँ पे एक और न्यूज आई थी तमिलनाडु से, और तमिलनाडु ने बेसिकली बैन कर दिया है सेल एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन कैंडी, जिसको हम लोग बुढ़िया के बाल कहते हैं। किस वजह से? क्योंकि ऐसा माना गया कि इसमें प्रेजेंट होता है रोटामाइन बी, और ये एक बहुत ही टफ केमिकल है क्योंकि इस केमिकल को डिफरेंट इंडस्ट्रीज यूज करती हैं फॉर डाइंग एंड कलरिंग। ऑल्दो ये पाउडर्ड स्टेट में ग्रीन दिखता है, लेकिन जब आप इसको वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये पिंक हो जाता है, और ये इंसेंस और मैचस्टिक्स में भी यूज होता है। हाईली टॉक्सिक मटेरियल है ये, साथ ही कार्सिनोजेनिक है अगर आप स्मॉल क्वांटिटीज में भी यूज करेंगे तो भी। ठीक है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रोहिबिट किया है इसका यूज को हमारे फूड प्रोडक्ट्स में। तो ये रीजन है कि तमिलनाडु ने इस कॉटन कैंडी को बैन किया अपने स्टेट में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रोडामाइन बी। ओके, नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। पीएम विश्वकर्मा योजना को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है, आपको ये बताना है। ये स्कीम वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके थ्रू आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन को ऑफर करे जाते हैं अफोर्डेबल लोन्स, स्किल ट्रेनिंग, मॉडर्न इक्विपमेंट, और ये प्रमोट करता है डिजिटल ट्रांजैक्शंस को भी। तो इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है 13,000 करोड़ रुपए का। इस स्कीम का कवरेज जो है उसमें 18 बिजनेसेस कवर होते हैं, और ये 5 सालों के लिए रन करेगा अंटिल द फाइनेंशियल ईयर 2027 टू 28। बेसिक एम है कि हम जो भी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को बूस्ट कर सकें। फाइन, तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो आजकल चर्चे में थी, इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? आंसर इज डी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है Recently, which country's women's team clinched the gold medal in the Badminton Asia Team Championship? इस चैंपियनशिप में कौन सी कंट्री की वुमेन टीम ने ये खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंडिया। और इंडिया ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है एट द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप्स, जो कि हुआ था मलेशिया में। ठीक है, और इस दौरान हमने हराया किसको? तो हमने हराया है थाईलैंड को फाइनल मैच में। तो यहाँ पे आपसे 3 बातें पूछी जा सकती हैं कि बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? तो आंसर इज मलेशिया। कौन सी कंट्री विनर रही? तो आंसर है इंडिया। किस कंट्री को हरा के इन्होंने चैंपियनशिप जीती? तो आंसर इज थाईलैंड। फाइन, नेक्स्ट है विच बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद एम्स टू लॉन्च द स्मार्ट पेमेंट कार्ड फॉर कैशलेस ट्रांजैक्शन। कौन सी इंडिया की बैंक है जिसने एम्स के साथ हाल ही में कोलैबोरेट किया है, जिसके बाद वो मिलकर स्मार्ट पेमेंट कार्ड को लॉन्च कर रहे हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए? तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने लॉन्च किया है एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड एट एम्स दिल्ली, और इस कार्ड का बेसिक एम है कि वो हैसल फ्री पेमेंट फैसिलिटेट कर सके फॉर द पेशेंट्स, जिससे कि उन्हें कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें किसी भी तरह का कोई सर्विस चार्ज भी नहीं लगेगा, और ये कार्ड लिंक होगा डायरेक्ट पेशेंट के यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर के साथ। ठीक है, ये किया जा रहा है अंडर द इनिशिएटिव 1 एम्स 1 कार्ड। ठीक है, और इससे ये जो सर्विसेज हैं ये सारी की सारी एम्स इंस्टीट्यूशंस में बहुत जल्द फैला दी जाएंगे। तो जो लोग भी पेशेंट वहां पे जाएंगे उन्हें कैश ले जाने की जरूरत नहीं होगी और डायरेक्टली ये चीजें हो जाएंगी। तो एम्स ने इसके लिए कोलैबोरेट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। यहाँ पे एक और इनिशिएटिव है जो आजकल न्यूज में था, इसका नाम है आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स। ये कौन से स्टेट का है आपको ये बताना है। तो इसको हाल ही में इंट्रोड्यूस कराया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और इसमें फीचर किया गया एक AI ड्रिवन टेली क्लिनिक, जिससे कि हेल्थ केयर ऑफर किया गया रिमोट एरियाज में, और पेशेंट्स यहाँ पे अपने एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी खुद की लैंग्वेज में, और जो AI डॉक्टर है वो कॉम्प्रिहेंड करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा उनकी ही सेम लैंग्वेज में। तो ये जो फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस है, इससे जो चैलेंजेस होते हैं एक्सेसिबिलिटी के, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के, वो कहीं ना कहीं हैंडल हो जाएंगे और हेल्थ केयर सोल्यूशंस हम ला सकते हैं फिर टू द अंडर सर्व्ड रीजन्स। फाइन, तो
तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स जो कि आजकल चर्चे में है, ये किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का इनिशिएटिव है, तो आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप दैट मेड अ पोर्ट कॉल एट मापुतो पोर्ट इन द कंट्री मोजाम्बिक। यहाँ पे आंसर है इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफशोर पेट्रोल वेसल वराह। ठीक है, ये जो विजिट है ये पार्ट है स्ट्रेटेजिक ओवरसीज डिप्लॉयमेंट की टू द ईस्टर्न अफ्रीका, और ये एक माइलस्टोन साबित होगी इन डिप्लोमेटिक मैरिटाइम एंगेजमेंट। ये विजिट 3 दिन की थी और इसमें कुछ प्रोफेशनल इंटरेक्शंस इंक्लूडेड थे इन द फील्ड्स ऑफ मरीन पोल्यूशन रिस्पांस, मैरिटाइम लॉ एनफोर्समेंट, मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू। ठीक है, इस विजिट में फर्दर एंगेजमेंट थी विद द मोजाम्बिकन सिटी, और किस अभियान के तहत इसको किया जा रहा है, तो पुनीत सागर अभियान। फाइन, तो यहाँ पे आंसर है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वराह। Next question is extremely important. Recently, who has been elected as the new president of the International Court of Justice? ICJ के नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन नवाब सलाम। ये फर्स्ट लेबनीज और सेकंड अरब हैं जिन्होंने सक्सीड किया है यूएस जज जॉन दोनोग्यू को एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन द हेग। तो ये सर्व करेंगे अब अगले 3 सालों तक एट दिस पोजीशन, और इनका टर्म स्टार्ट हो रहा है 2024 से। इन्होंने अपनी आईसीजे की जर्नी स्टार्ट की थी 2018 में, जहां पे इनका एक डिस्टिंग्विश्ड कैरियर शोकेस हुआ इंटरनेशनल लॉ की फील्ड में, और एज द हाईएस्ट ग्लोबल जुडिशियल अथॉरिटी आईसीजे रिजॉल्व करता है लीगल डिस्प्यूट्स को बिटवीन द स्टेट्स, साथ ही अपने कुछ एडवाइजरी ओपिनियंस ऑफर करता है ऑन यूनाइटेड नेशन रिलेटेड मैटर्स, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है, तो अब नवाब सलाम बन चुके हैं नए प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। नेक्स्ट है पोनमुडी हिल्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। पोनमुडी हिल्स कहां पे लाई करते हैं, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे एक्चुअली रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया था एक नया डेमजल फ्लाई का स्पेशीज, इसी वजह से बस ये हिल्स न्यूज में आ गई थी। किस वजह से, क्योंकि अभी तक इसकी जो जीनस है वो कंसीडर की जाती थी मोनोटिपिक फॉर लास्ट 160 ईयर्स। तो पोनमुडी हिल्स लाई करते हैं वेस्टर्न घाट्स में, और आंसर है यहाँ पे केरला, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फाइन, देखिए इसके अलावा हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने हाल ही में अटेंड करी है 60th म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को, कहाँ पे, जर्मनी में। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे डिस्कशंस किए विद द ग्लोबल लीडर्स, जिससे कि बायलैटरल कोऑपरेशन को एड्रेस किया जाए और ग्लोबल कंसर्न्स को थोड़ा सा देखा जाए। और ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जो कि सर्व करती है एज अ प्लेटफॉर्म फॉर हाई लेवल डिबेट्स ऑन प्रेसिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, इंटरनेशनल डायलॉग और कोऑपरेशन को फॉस्टर करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 60th म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, तो आंसर इज जर्मनी। ओके, नेक्स्ट है Recently, which state has secured 740 crore rupees under the PM उषा स्कीम, जहां पे PM उषा का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम। तो उत्तर प्रदेश ने सिक्योर किए हैं 740 करोड़ रुपीस, जो कि सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर, अंडर द PM उषा स्कीम। PM उषा की बात करें तो ये एक रिवैम्प्ड वर्जन है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इसका बेसिक एम है जो क्वालिटी है स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, उसको इनहांस करना, और ये है इन लाइन विद आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ओके, तो उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा अमाउंट इसके अंडर मिला है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज यूपी। लेकिन इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में एक मिशन इनिशिएट किया था जिसका नाम है मिशन एस्पाइट्स। किस लिए, ताकि जो भी कमर्शियल वेसल्स रेड सी के अंदर चलती हैं उनको सेफगार्ड किया जा सके फ्रॉम पोटेंशियल अटैक्स बाय ईरान बैक्ड हाउथी रेबल्स। ठीक है, हाउथी रेबल्स पिछले दिनों काफी न्यूज में आए थे, यही रीजन है कि यूरोपियन यूनियन ने अपना मिशन एस्पाइड लॉन्च किया है, और इसका पर्पज अगर आपसे पूछा जाए तो प्रोटेक्शन ऑफ कमर्शियल वेसल्स फ्रॉम अटैक्स बाय ईरान बैक्ड हाउथी रेबल्स। फाइन, नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द थर्ड मीटिंग ऑफ द एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। कौन सी कंट्री है जिसने इस एग्रीमेंट की थर्ड मीटिंग को होस्ट किया हाल ही में, यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया, और ये मीटिंग कंडक्ट हुई नई दिल्ली में फ्रॉम 16th to 19th ऑफ फरवरी। इसी के साथ ये थर्ड मीटिंग थी सिंस द एग्रीमेंट्स साइन इन 2009। ठीक है, तो इसको इनिशिएट किया गया था 2022 के सितंबर मंथ में फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। इसके लिए 8 सब कमिटीज फॉर्म की गई थी टू इनहैंस द एग्रीमेंट्स ट्रेड फैसिलिटेशन एंड म्यूचुअल बेनिफिट, और जो रिसेंट मीटिंग थी उसमें कुछ नेगोशिएशन प्रोग्रेस को एग्जामिन किया गया
फोकस एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया फॉर फर्दर डेलिब्रेशन, साथ ही वर्क प्रोग्राम को अपडेट किया गया और सब कमिटीज को डायरेक्शन दी गई है कि वो नेगोशिएशंस को कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो इंडिया ने होस्ट किया है थर्ड मीटिंग ऑफ एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट को। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट। इसको किस स्टेट ने लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। एक्चुअली जो हिमाचल प्रदेश का 2024 से 25 का एनुअल बजट है, इसमें इन्होंने एनवायरमेंटल कंसर्न्स को काफी ज्यादा प्रायोरिटाइज किया है और इसी दौरान इन्होंने इस स्कीम को भी लॉन्च करा है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्चर्स। ठीक है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, और इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि जो क्लाइमेट चेंज के थ्रेट्स हैं हमें उन्हें एड्रेस करने की जरूरत है और उसके लिए कुछ एक्शन प्लान्स भी आउटलाइन किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट और पंचायत लेवल पे जाके। फाइन, तो स्टेट का बेसिक पर्पस है कि वो कोलैबोरेट कर सके विद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी JIZ के साथ, जिससे कि वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को एड्रेस कर सके ऑन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, साथ ही एक नीड असेसमेंट स्टडी कंडक्ट हो सके फॉर इफेक्टिव मिटिगेशन। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना लॉन्च करी है हिमाचल प्रदेश स्टेट ने। यहाँ पे दो एस्ट्रॉइड्स हैं जो आजकल न्यूज में आए थे। पहले का नाम है आइरिस और सेकेंड का नाम है मेजालिया। ठीक है, खास बात क्या थी इन एस्ट्रॉइड्स की कि इनके सिमिलर ऑर्बिट्स थे और ये पहले एस्ट्रॉइड्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, पहले दो एस्ट्रॉइड्स हैं जहां पे हमें वाटर की प्रेजेंस कंफर्म हुई है। ठीक है, इसी वजह से बस ये न्यूज में थे। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आइरिस और मेजालिया क्या है, ये ब्लैक होल्स हैं कि ग्लेशियर लेक्स हैं कि एस्ट्रॉइड्स हैं कि मेट्रॉइड्स हैं, क्या चीज है, तो आपको याद रखना है कि एस्ट्रॉइड्स हैं। ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस। कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है? यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज जापान। जापान ने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया जहां पे यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ डिस्कशंस हुई हैं और जापान के प्राइम मिनिस्टर करंट में कौन है, फ्यूमियो किशिदा। इन्होंने लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट कमिट किया है यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में और इसी के साथ इनका मानना है कि ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। फाइन, तो 50 से भी ज्यादा डील साइन हो चुके हैं बिटवीन जापान एंड यूक्रेनियन एंटिटीज। तो ये दिखाता है इनके कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को कि किस तरह से जापान कोशिश कर रहा है यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्ट करने के। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज जापान। नेक्स्ट है रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड एज एशिया एंड द पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट जारी करी है बी ऑप्शन, यूनेस्कैप ने, और इसमें इन्होंने बताया कि ये जो रीजन है ये 32 ईयर्स बिहाइंड है द 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1947 में एज ECAFE और बाद में जाके ये बन गया था ESCAP इन 1974। ये वन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस 5 रीजनल कमीशंस है। इसमें टोटल 53 मेंबर स्टेट्स मौजूद हैं इंक्लूडिंग इंडिया, साथ ही इसमें 9 एसोसिएट मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे तो ये लाई करता है बैंकॉक, थाईलैंड में। बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका है कि मेंबर नेशंस के बीच में कोऑपरेशन को फोस्टर करना, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस को हम एड्रेस कर सकें। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को जारी किसने किया? आंसर इज यूनेस्कैप। नेक्स्ट है वैतरना रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। वैतरना रिवर कहां पे लाई करती है, आपको ये बताना है। ये किस वजह से न्यूज में, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। तो रिसेंट बुल शार्क अटैक देखा गया एक फिशरमैन के ऊपर इन महाराष्ट्र के वैतरना रिवर और इसी के साथ ये पहली साइटिंग थी इस एग्रेसिव स्पेशीज की इन 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, तो वैतरना की बात करें तो ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि होती है त्रिम्बकेश्वर हिल्स में और बाद में जाके थाने और नासिक डिस्ट्रिक्ट में ड्रेन कर जाती है। तो बुल शार्क जाने जाते हैं अपने एग्रेसिवनेस के लिए और ये टॉलरेट करते हैं फ्रेश वाटर और सैल्ट वाटर को। इनका आईयूसीएन स्टेटस आपको याद रखना मैंडेटरी है, इनका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। ठीक है, तो वैतरना रिवर बेसिकली ओरिजिनेट होती है फ्रॉम त्रिम्बकेश्वर हिल्स और बाद में ड्रेन होती है इनटू द नासिक एंड थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। फाइन, अच्छा यहाँ पे एक हड़प्पन एरा से भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। आर्कियोलॉजिस्ट ने अनकवर किया है मोरोधारो को। ये एक हड़प्पन एरा की फोर्टिफाइड सेटलमेंट है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। ठीक है, माना गया कि ये 2600 से लेके 1300 BCE की साइट है और इस सेटलमेंट में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी लेट हड़प्पन पीरियड से। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में एक हड़प्पन एरा की फोर्टिफाइड सेटलमेंट डिस्कवर की है जिसका नाम मोरोधारो है। कौन से स्टेट में? तो आंसर इज गुजरात। हो सकता है नाम ही पूछ लें कि उसका नाम इन्होंने क्या रखा है, तो आंसर इज मोरोधारो। फाइन,
तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा और जो भी चीजें हमारी रह गई हैं उनको हम कल कवर कर लेंगे। तो कल भी हमारा रिवीजन वाला पार्ट नहीं हो पाएगा, रादर हम सारे क्वेश्चंस पहले कवर करेंगे और उसके बाद भी फिर रिवीजन पे पढ़ेंगे। फाइन, तो मंडे से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अपना रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.